श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक और हमें चित्त समाधि देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, हमारे जीवन का विकास करना इस भव की और हमारे अगले जन्म के बारे के अंदर पूरी प्लानिंग करने वाला, हम अच्छा जीवन कैसे जी सके उसकी अच्छी तरह से प्लानिंग करने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हमारे यह लोक के विषय लिए जाते हैं, परलोक के विषय लिए जाते हैं, धर्म दर्शन की बात कही जाती है, शिक्षा की बात कही जाती है, योग दर्शन की बात कही जाती है। इसी क्रम के अंदर आज का हमारी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है कि सामाजिक संदर्भों में वर्ण व्यवस्था का महत्व। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको प्राचीन काल में ले जाता हूँ। मैं उस जो है वेदों के अंदर ले जाता हूँ, वेदों के समय में ले जाता हूँ, जिसको कि वेद ईश्वर कृत माने जाते हैं और वो हमारे 5000 साल पुराने रिटन डॉक्यूमेंट है, ईश्वर कृत माने जाते हैं। और उसके अंदर पूरे जीवन जीने की सारी प्लानिंग बताई जाती है कि मनुष्य किस तरीके 84 लाख जीवा योनि प्राणी किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं और उसमें प्रकृति क्या सहयोग करती है। प्रकृति की पूजा की जाती है। हमारे नदी नाले, वर्षा, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो 5 भूत जिससे सृष्टि बनी है, उन सब 5 भूतों की जो है उनके हर एक के अलग अलग अपने देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसा हमारा उसके बाद के अंदर जो वेदों के बाद में वेदांत आया, जिसको उपनिषद कहा जाता है, आरण्यक है, ब्राह्मण है और त्रिपिटक है और स्मृतियां हैं और जो है वो हमारे बहुत से जो है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ आए, जैन धर्म के ग्रंथ आए, आगम आए। इस तरीके से सभी चीजों का, सभी हमारे धार्मिक चीजों के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। वर्ण व्यवस्था इज ए सेटअप और लिविंग इज गुड लाइफ। और हमारा समाज जो है ना, वो इन वर्ण व्यवस्था का आधार से कैसे ये व्यवस्था पक्ष है कि हमारा समाज अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से कैसे चले। दिस इज अलॉटमेंट ऑफ द ड्यूटीज, किस व्यक्ति को क्या ड्यूटी करनी चाहिए, हर एक अपना अपना ड्यूटी का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उस वर्ण व्यवस्था का उस समय के अंदर तो वही महत्व था और उसी के अनुसार जीवन जीता था। हो सकता है कि आज जो हमारा जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है, हमारा लोकतंत्र बन चुका है, लोकतंत्र के अंदर जात पात का इतना सवाल, वर्ण व्यवस्था जाती नहीं है। वर्ण व्यवस्था तो एक जो है कार्य करने का सिस्टम है, किस व्यक्ति को कार्य करना है, इसीलिए इसको हम जाति से नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये भी सुंदर व्यवस्था आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति सोचे तो वो लागू हो सकती है। और जहां हम आज के हमारे संविधान में सर्वोदय की बात कही गई है कि सबका जो उदय होना चाहिए, सबको समान विकास के जो है साधन मिलने चाहिए, सरकार की ड्यूटी है और सबको धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये समाज का जो सेटअप है कि समाज किस तरीके से, अलग अलग लोग किस तरीके से अपनी अपनी कौन व्यक्ति क्या ड्यूटी करेगा, उसकी व्यवस्था बनाई गई है। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो कुल का व्यक्ति होता था वो ज्ञान का अर्जन करता था और दूसरा क्या है, लोगों को शिक्षा देता था, वो ज्ञान को बांटता था और वह उच्च विचारों वाला होता था और वह पूजनीय होता था। क्योंकि जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वो ज्ञानार्थी व्यक्ति होता है, वो हमेशा पूजनीय होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है उसको जो है हर चीज का समाधान मिल जाता है और उसको एक सिस्टम मिल जाता है जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ब्राह्मण कुल को जो है वो इस तरीके से रूप से किया गया था, सारा ज्ञान से जुड़ा हुआ। और पहले हमारे जिस वक्त में स्कूलें वगैरह नहीं हुआ करती तो ब्राह्मण लोग पोशाले लगाते थे। पोशालों में ब्राह्मणों के पास के अंदर सभी जो है वर्ण के लोग जो है ना, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, उसको पढ़ने के लिए जाया करते थे और अपने अपने हिसाब से, जैसे कि जो क्षत्रिय होता था धनुर्विद्या और ये लड़ाई और ये अस्त्र शस्त्र की जो है उनको शिक्षा दी जाती थी, और जो ब्राह्मण होता था वो ज्ञान वगैरह सीखता था, और वैश्य होता था वो जो है वो खेती बाड़ी है, काम धंधा है, व्यापार वगैरह करना होता। तो हम पहले एक एक जो व्यवस्था को लेते हैं। तो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ज्ञान का कार्य करता था और वो जो हमारे इस वर्ण व्यवस्था के साथ के अंदर जो है वो 4 तरह के जो हमारा आश्रम है उनकी भी व्याख्या करना जरूरी होता है कि जो हमारा ऐसा माना जाता था पूर्व समय में कि व्यक्ति शतायु हुआ करते थे, 100 वर्ष का उम्र
उम्र हो करती थी, तो 100 वर्ष के उम्र को जो क्लासिफिकेशन किया गया था कि पहले 25 वर्ष की उम्र के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो विद्यार्थी जो है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो विद्यार्थी की अवस्था में रहता था और विद्यार्थी अपने गुरु के पास जाकर के जैसा जैसा उसका जो वर्ण था, उस वर्ण के अनुसार जो शिक्षा ग्रहण करता था, उसके अंदर थ्योरी भी सीखता था, प्रैक्टिकल भी सीखता था, और वो किस तरीके से अपना जीवन का संचालन करे। जब वो विद्यार्थी जीवन संपन्न करके गृहस्थ जीवन के अंदर आए तो किस तरीके से वो फिट हो सकता है और किस तरीके से वो एक्सपर्ट हो सकता है, उसकी सारी विद्या जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल 25 वर्ष की उम्र के अंदर सिखा दी जाती है। 25 वर्ष की उम्र के अंदर विनय है, गुरु के प्रति भक्ति करना, गुरु को प्रणाम करना और प्रकृति के करीब रहता है। इस तरह की सारी चीजें जो है वो सारे शेष के 75 वर्ष के लिए जीने के लिए उसकी सारी बातों का ज्ञान है। उसको जो है पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में कराया जाता था, उसके अंदर विद्यार्थी ब्रह्मचारी के रूप में रहता था और वो सारी चीजों का वो ज्ञान सीखता था। दूसरा होता था ब्रह्मचर्य में गृहस्थ आश्रम होता था। 25 साल पूर्ण होने के बाद उसकी शादी कर दी जाती थी और 50 वर्ष की उम्र के अंदर बाल है, बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनको तैयार करना है ताकि कि वंश परंपरा चलती रहे और ये संसार चलता रहे और एक के बाद एक होता रहे। तो अपने बच्चों को तैयार किया जाता था, उनको पैरों पर खड़ा किया जाता। 50 वर्ष की उम्र तक बच्चे प्राय अपने पैरों पर खड़ा हो जाते थे और मुख्य उद्देश्य जो है गृहस्थ आश्रम का ये होता था कि बच्चे जो है पैदा होने के बाद में उनको पैरों पर खड़ा करना बहुत जरूरी होता था। और उसके बाद के अंदर जो 75 साल की उम्र होती थी, 51 से 75 की, वो वानप्रस्थ जीवन होता था। वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि घर में रहते हो, घर से दूर है, यानी वो समाज के काम के लिए उसके ऊपर 4 तरह के ऋण हैं। देव ऋण है, पितृ ऋण है और दूसरा क्या है, गुरु ऋण है और समाज ऋण है। 4 तरह के ऋण होते हैं। ऋण को उतारने के लिए वानप्रस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को समय मिल जाता है समाज की सेवा करने का, अपने माता पिता की सेवा करने का, गुरु की सेवा करने का। वो थोड़ा जो सांसारिक जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है और वो वानप्रस्थ जीवन एक बहुत अच्छा एक मध्यम मार्ग है कि वानप्रस्थ जीवन में मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता कर लेता है कि मेरे को सिर्फ सांसारिक जीवन ही नहीं जीना, मेरा समाज के प्रति भी वो दायित्व, और वो दायित्व 75 वर्ष की उम्र के अंदर पूरा करता था। वो परोपकार करता था, समाज की सेवा करता था, तन से करता था, मन से करता था, धन से करता था और उसका अधिकतम पूरा समय संसारिक घर में रहते हुए भी सारी संसारिक जिम्मेवारियों से मुक्त होने के बाद भी वो सारा समय जो है वो समाज की सेवा में लगाता। और उसके बाद के अंदर 75, आजकल तो 100 वर्ष की होती नहीं है, आजकल संन्यास आश्रम और संन्यास का जहां तक संबंध है, हमारी बहुत सी जो धार्मिक परंपराएं मानती है कि 9 वर्ष की उम्र के बाद में धार्मिक स्वतंत्र है व्यक्ति को, वो पूर्ण सन्यासी, 9 वर्ष का बच्चा भी पूर्ण संन्यास ले सकता है। लेकिन पहले जो ये क्रमबद्ध चलता था कि जब 75 साल का हो जावे तो वो संन्यास को ग्रहण करे, यानी वो अपने घर से भी रिश्ता छोड़ करके और वो एकांत में जाकर के धर्म ध्यान करे, अपना आत्मा का सुधार करे और आत्मा का उत्थान करके वो संन्यास आश्रम कहा जाता। इस तरीके 4 आश्रम थे। तो ये 4 आश्रम भी जो है हमारे इससे जुड़े हुए हैं वर्ण व्यवस्था से, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया है। तो पहला जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो वर्ण है, दूसरा क्षत्रिय वर्ण होता था। क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय का ये कर्तव्य होता था कि हमारे जो पूरे समाज के भीतर, देश के भीतर, राज्य के भीतर जितनी सुरक्षा की व्यवस्था है, लड़ाई है, झगड़े हैं, टंटे हैं, किसी को फोर्स करना, क्योंकि समाज में कई तरह के लोग होते हैं, आतंकवादी भी होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग लातों के देव होते हैं वो बातों से नहीं मानते, वहां क्षत्रिय काम में आता है, उनको फोर्सफुली बनाया जाता है। वहां पर जो आज जिसका रूप आज हम देख रहे हैं समाज में, पुलिस है, सेना है, बीएसएफ है, तो इस तरीके से कमांडो है, ये इस तरीके से वो फोर्सफुली जो है व्यक्ति नियंत्रण के अंदर रहता है। तो इस तरीके से ये जो क्षत्रिय होता है, जो बाहरी और भीतरी जो हमारी सीमा है, टेरिटोरीज है, उनको सुरक्षित रखना, भीतर जो है हमारे लोगों के बीच में अशांति नहीं फैलावे, कुछ जो है बैड एलिमेंट्स है, जो सामाजिक तत्व है, वो लोग सिर ऊंचा नहीं कर ले और वो बुराइयां पैदा नहीं करके उनको वो नियंत्रण करते हैं, वो क्षत्रिय कहलाता है। और उसके बाद में होता है वैश्य कहलाता है। वैश्य जो है व्यापार का काम करते हैं, लेन देन का कार्य करते हैं, खेती का करते हैं, वो वो मतलब जो है वो मसी यानी वो कलम के धनी होते हैं। कलम के साथ में वो जो है वो कोई चीज को व्यापार करना होता है, एक चीज को खरीदना, दूसरी चीज को बेचना और उसका सारा जो है
वो पूरा हिसाब किताब रखना है, ये वैश्य लोग किया कहा जाते हैं, जिसको बाद में बढ़िया कम्युनिटी भी बोला गया है। और ये सारा वैश्य उसका काम करता है। ये लोग पढ़े लिखे होते थे और ये जो हमारे जीवन की रोजमर्रा की जो चीजें हुआ करती थी, पहले बैंक भी नहीं हुआ करते थे पुराने जमाने के अंदर, वैश्य लोग होते थे। तो दूसरी जो कौम होती थी हमारी, ब्राह्मण है, क्षत्रिय और शूद्र है, उन सब को व्यापार, उनकी घरेलू संबंधी की सारी समस्याओं का लेन देन का काम है, उनको देना और वापस उनसे जो है उनका जो कृषि करने वाला हो, तो कृषि की पैदावार है तो वो वैश्य लोग लिया करते थे। और वो सारा हिसाब किताब रखने वाला जो है व्यापार करने वाला वर्ग होता था, वैश्य कहलाता था। क्यों ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए व्यापार और उसका लेन देन का कार्य का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। सभी अगर क्षत्रिय हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े और टेरिटरी पे चला जाएंगे, तो समाज के अंदर हमारे ग्रस्त जीवन को कौन चलाएगा। और सारे ब्राह्मण हो जाएंगे ज्ञान देने वाले के लिए, तो ब्राह्मणों के पास में धन नहीं होता है, वे तो मांग करके अपना सारा काम चलाते हैं। वो लोग पैसे का अर्जन नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ ज्ञानार्जन करते हैं और ज्ञान को बांटते हैं। वो सरस्वती के पुत्र कहलाते हैं और वो इसके लिए पूजनीय हुआ करते हैं, वो ज्ञानी होने के कारण ही। तो उन सब का कारोबार चलाने के लिए ये वैश्य व्यवस्था हुआ करती। शूद्र व्यवस्था का अर्थ होता है हमारे समाज के अंदर जितनी भी सफाई की व्यवस्था होती है, क्योंकि घर होता है, मोहल्ला होता है, परिवार होता है, वहाँ व्यक्ति रहता है, जहाँ पे गंदगी भी हो जाती है, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते भी गिरते हैं, और जब जो जोर से जो आंधी चलती है उस वक्त भी इधर उधर की चीज आ जाती है, यानी थोड़ी अशुद्धि जो पैदा हो जाती है, मनुष्य भी अशुद्धि करता हूँ। सबकी सफाई करने के लिए शुद्र हुआ, वो सर्विस क्लास कहा जाती है, वो सहायता के लिए होता है। हालांकि वो सबको समान, ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, सब जो है वो रेस्पेक्ट की दृष्टि से समान होते थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। और ऐसा भी कहा जाता हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, कोई भी काम है वो छोटा नहीं होता और कोई काम बड़ा नहीं होता है। घर में जैसे झाड़ू लगाना, वो पोछा करना, वो भी काम है, वो भी करने वाला सम्मानीय और व्यक्ति को करना चाहिए। उसका खुद का हर एक कार्य व्यक्ति को छोटा मोटा वो खुद करना चाहिए। इसलिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटे बड़े सब काम को एक सा महत्व देना चाहिए। और व्यक्ति को भी कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी अपना अपना काम करता है। ऐसा नहीं है कि शूद्र तो छोटा व्यक्ति हो गया, निम्न व्यक्ति हो गया। और ये बात के अंदर ये खराबा क्यों हुआ, और ये शेड्यूल कास्ट और उनकी रिजर्वेशन की व्यवस्था क्यों हुई, कि हमारी जो शुद्ध वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था वो जाति पर चला गया। जातिगत होने के कारण ये सारा जो है मामला गड़बड़ा गया, और फिर जो है दलित वर्ग बन गया, और स्वर्ण कास्ट, और जो है वो दूसरी शेड्यूल कास्ट बन गई। ये सब कास्ट सिस्टम है, ये कास्टिज्म बहुत बुरा है। और ये कास्टिज्म का जो है हमारे जो देखिए भारतवर्ष के अंदर जो वैदिक परंपरा थी, उसके विरुद्ध के अंदर जो दो बड़ी परंपराएं खड़ी हुई, जैन और बौद्ध, उन्होंने जातिवाद के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जन्म से मान होता है, और व्यक्ति जो है वो जन्म से मान नहीं होता है, कर्म से मान होता है। जाति में, उच्च जाति में जन्म लेने से नहीं होता है। उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, और उसका जो कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वही व्यक्ति पूजनीय, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, लेकिन उसका आचरण अच्छा है तो वो और एक ब्राह्मण भी है और वो चंडाल का काम करता है, वो क्रोधी है, और वो उसका कैरेक्टर लूज का व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति पूजनीय है। किसी भी वर्ण व्यवस्था के अंदर कैरेक्टर को सबको जो है ऊंचा स्थान दिया गया है और सबको बराबर महत्व दिया गया है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, तक व्यवस्था की गई है। हमारे घरों में भी देखिए अलग अलग व्यवस्था होती है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो लाइट वर्क करते हैं, और जो यंग लोग होते हैं वो हैवी वर्क करते हैं, और वो लेडीज होती है वो अपना अपना घर का काम करती है, और जो युवा लोग होते हैं वो कमाने का काम करते होते हैं, बच्चे होते हैं वो पढ़ने का काम करते हैं। ये अपनी अपनी व्यवस्था है, क्योंकि जहाँ समाज होता है वहाँ अगर व्यवस्था पक्ष सही नहीं होता तो समाज में संतुलन नहीं रहता और समाज अच्छी तरह से नहीं चल सकता। इसीलिए कोई भी कार्य करने के लिए हमें व्यवस्था पक्ष पर भी बहुत सोचना है। तो वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था पक्ष एक मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट की दृष्टि से बड़ी बताई गई है, और इसीलिए चारों जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था का आज क्या महत्व है, आज क्या है। अगर ये सारा कास्टिज्म को छोड़
छोड़ दीजिए, आप कास्ट को अलग कर दीजिए और आप जो है वो इस सारों के ऊपर आज भी अवलोकन कीजिए कि ब्राह्मण का अर्थ हो गया जो हमारा एजुकेटेड वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। आज की डेफिनेशन बदल गई है। पुराने समय के अंदर ब्राह्मण होता था जैसे कि टीले निकालते थे, पूजा पाठ किया करते थे। आज मान लीजिए कि हम एजुकेशन के ऊपर जाएं, जो जितने जितने अच्छे एजुकेशनिस्ट है, हमारे इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, और जो सारा जो समाज के अंदर शिक्षा का कार्य करते हैं उसको हम ब्राह्मण की संज्ञा दे सकते हैं। हमें ब्राह्मण कहने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं उसकी दर से। और क्षत्रिय का अर्थ होता है जो हमारे सेनाएं हैं, जितनी हमारी पुलिस है, बीएसएफ है, हमारा कमांडो है, हमारे जितने भी रेजिमेंट्स हैं, उनको हम क्षत्रिय की श्रेणी में दे सकते हैं। मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ इसको जातिवाद से नहीं जोड़े कि क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे खराब है वही जातिवाद ने किया। और ये जातिवाद जो खड़ा किया गया, जहर जो घोला गया है, जातिवाद के स्वार्थी तत्वों ने जोड़ा है, ये राजनीतिज्ञों ने जोड़ा है, इसको जो वोट की नीति से जोड़ा गया। आज भी ये जातीय समीकरण की बात चलती है। जब कभी किसी को टिकट दिया जाता तो जातीय समीकरण की बात कही जाती है, वोट लिए जाते हैं तो जातीय समीकरण की बात की जाती है, उनको फुसलाया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है। तो इस जाति प्रथा से दूर होना चाहिए, ये बहुत बड़ी घातक है। और जितना इस जाति प्रथा ने जो हमारे समाज का विघटन किया, हमारे समाज को दूषित किया है, तो इससे हमें व्यक्ति को बचना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमारे महापुरुषों ने बहुत ही अच्छा कहा है, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। जो भगवान का स्मरण करता है वो सब भगवान के योग्य हो जाता है, वो सब पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है। यानी व्यक्ति के गुणों की पूजा की जानी चाहिए, मात्र जाति से नहीं होता। कर्मणा मान नहीं होता, जन्मना मान नहीं होता है, कर्मणा मान होना चाहिए। एक व्यक्ति क्या कार्य करता है, कैसा उसका चरित्र कैसा है। तो मैं आपको इस आज भी सिनेरियो के अंदर उसका ऐसा का ऐसा महत्व है। ब्राह्मण क्षत्रिय की जो बात मैंने बताई, और वैश्य हमारा जितना बढ़िया कम्युनिटी है, जो हमारा उद्योग धंधा इंडस्ट्री व्यापार जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, सारा जो है वो क्षत्रिय वर्ग के अंदर आता है। तो उसको क्षत्रिय वर्ग कहने से क्या आपत्ति है? हम इसको जाति से नहीं जोड़ रहे हैं, ये क्षत्रिय, हम इसको जो है वैश्य वर्ग कहा जाना चाहिए। वो सारा व्यापार का, लेन देन का, इंडस्ट्री का वो सारा कार्य करता है। तो उससे जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, और दूसरा जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं होती है वो व्यापार के द्वारा अर्जित की जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको बेचा जाता है, खरीदा जाता है, क्रय होता है, विक्रय होता है। तो ये सारी वैश्य व्यवस्था हो गई। इसको व्यवस्था पक्ष रूप में जाने तो आज भी इसकी प्रासंगिकता है, इसकी उपयोगिता है। और जो हमारा स्वच्छ भारत की आज बात चल रही है, तो स्वच्छ भारत के अंदर जो हमारे पर्यावरण प्रेमी हैं, जो पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले हैं, पर्यावरण की सफाई करने वाले हैं, वो हमारे मित्र है, पर्यावरण मित्र सारे हैं। वो हम इसको शूद्र को आप एक छोटा शब्द नहीं मान लीजिए, इसको जाति मत से मत जोड़िए, दलित से मत जोड़िए, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से मत जोड़िए। क्योंकि हमारा जाति प्रथा का कोई भी इंटेंशन हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। सभी भाई समान होते हैं। और माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है, सब एक तरीके से जन्म लेते हैं, कोई महापुरुष के रूप में नहीं जन्म लेता है। लेकिन हमारी ये व्यवस्था है, ब्राह्मण वाले को ब्राह्मण का जो है उसके ऊपर छाप लगा दी जाए, क्षत्रिय की छाप लगती है, शूद्र की लगती है, हर एक की अपनी अपनी छाप लगती है, धर्म के अनुसार छाप लग जाती है, वैश्य की छाप लगती है। वो ठीक है, अपना अपना एक धर्म का, लेकिन वो जो हर एक व्यक्ति में समान भाव, समान आत्मा, समान विचार और समान सबके प्रति समान जो है वो सम्मान दिया जाना चाहिए, रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, खास तौर से ये विषय मैंने आज क्यों लिया है, इसकी मैं प्रासंगिकता बताना चाहता हूँ, इसको कसौटी पे कसना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी, बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई थी, लेकिन इसके अंदर दुर्गुण क्यों आए, इसके ने बुराइयां क्यों आई, इसमें कुरीतियों क्यों आ गई कि ये जाति प्रथा से जुड़ गया। और जाति प्रथा एक जहर है, जाति प्रथा एक अपराध है, और जाति प्रथा जो है एक कुरीति है। हमें जाति प्रथा से बिल्कुल ऊंचा उठना चाहिए। और जो इस जाति प्रथा को प्रश्रय दिया जाता है ये बिल्कुल गलत है, और ये अनैतिक कार्य है, और ये अपने स्वार्थ सिद्धि का कार्य होता है। ये मानव जाति को बांटने का एक नुस्खा है।
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपको कई नई नई बातें मिलती है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम अनुभव के आधार पर बताया गया है। ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये ऐसा ज्ञान है जो भीतर से आता है, आत्मा से आता है, और आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। उससे ये सारा ज्ञान निकला है। इसीलिए अनुभवजन्य आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो पुनरुत्थान कार्यक्रम आप अवश्य देखते रहिए, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्ति को बदलना है, अच्छा इंसान बनाना है। जब इंसान अच्छा बनेगा तो विश्व अच्छा बनेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत मंगल भावना। आप सतैय होकर खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।